हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑलमोस्ट हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि हमने आपसे ये वादा किया था कि हम आपको चैप्टर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करवाएंगे, तो इसी सिलसिले में आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। ये संबंधित है विद्युत बल रेखाओं से। विद्युत बल रेखाएं, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं हम जानते हैं। विद्युत बल रेखाएं मतलब कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिनके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और विद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होती है, यानी कि जहां ये विरल होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, या यूं कहूं कि विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो अब यदि इस पॉइंट को हमें विद्युत बल रेखाओं के आधार पर समझाना हो, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के साथ या किसी बिंदु पर उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि इस बात को हमें विद्युत बल रेखाओं के आधार पर समझाना हो तो हम किस प्रकार समझा सकते हैं। चलिए, मैंने कहा मान लेते हैं हमारे पास ये दो अल्पांश हैं इस तरह से, और इनसे जो है कुछ दूरी पर कोई बिंदु आवेश Q रखा है। अब क्योंकि बिंदु आवेश Q एक धनावेश है, और हम सब जानते हैं धनावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये धनावेश से दूर होती हैं, यानी इनसे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इस प्रकार से निकलेंगी। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं जो इन दोनों अल्पांशों से, या हमने जो ये बंद पृष्ठ मानी है विद्युत क्षेत्र के अंदर, इनसे बल रेखाएं गुजर रही हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों से समान संख्या में बल रेखाएं गुजर रही हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलो मैंने मान लिया यहां कोई बिंदु है P1 और यहां कोई बिंदु ले लेते हैं P2। ठीक है, और यहां है बिंदु O। बिंदु O से P1 तक की दूरी हम मान लेते हैं, यानी ये दूरी हमने मान ली कितनी है R1। ठीक है, और बिंदु O से बिंदु P2 तक की जो दूरी है ये दूरी हम मान लेते हैं R2। ठीक है, दोनों दूरियों की बात हो गई। ये वाली दूरी हो गई R1 और ये दूरी हो गई R2। जैसा मैंने कहा कि दोनों से समान संख्या में बल रेखाएं गुजर रही हैं, और इन दोनों ही जो है अल्पांश जो हमने लिए हैं, इन दोनों के द्वारा इस बिंदु पर जो बनाया गया कोण है जिसे कि हम घन कोण कहते हैं, ये कोण है d ओमेगा। ठीक है, बिंदु P1 पर स्थित अल्पांश और बिंदु P2 और P1 पर स्थित अल्पांशों द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण या ठोस कोण कितना है, d ओमेगा। चलिए, अब सबसे पहले अगर मैं ये पता करूं कि बिंदु P1 द्वारा या इस अल्पांश द्वारा इस बिंदु O पर अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा, तो चलिए हम थोड़ी सी पहले बात करते हैं। 11वीं क्लास में जब हमने मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, तो SI पद्धति पढ़ते समय हमने आपको बताया था कि SI पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं 7, और पूरक मात्रक कितने होते हैं 2। अब इन दो पूरक मात्रकों की यदि हम बात करें, तो इन दो पूरक मात्रकों में एक तो हमारे पास होता था कौन सा, घन कोण। ठीक है, या जिसे हम ठोस कोण भी कहते थे, और दूसरा हमारे पास जो होता था वो होता था तलीय कोण। ठीक है, ये दोनों ही पूरक मात्रक होते थे। अब यदि आपको घन कोण की परिभाषा याद हो तो हम ये कहते थे घन कोण क्या होता है, किसी ठोस द्वारा अंतरित क्षेत्रफल, ठीक है, और उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को, यानी हम वहां पे लिखते थे dA/r²। ठीक है, ये होता था घन कोण या ठोस कोण का फॉर्मूला। अब यदि यही चीज मुझे यहाँ पता करना है, तो मैं क्या पता करने जा रहा हूँ सबसे पहले कि बिंदु P1 पर स्थित अल्पांश द्वारा बिंदु O पर अंतरित क्षेत्रफल यानी कि निर्मित क्षेत्रफल कितना होगा। और ठीक ऐसे ही यदि हम बिंदु P2 से होता हुआ एक वृत्त बनाए, तो या एक गोला बनाए, क्योंकि हम घन कोण की बात कर रहे हैं, तो उस गोले द्वारा अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करें एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो बिंदु P1 पर स्थित अल्पांश द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यदि ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो इस क्षेत्रफल के लिए हम बोल सकते हैं, चलो इसको मैंने मान लिया dA1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dA1 बराबर कोण कितना है बताओ, d ओमेगा। ठीक है, इंटू इसकी दूरी आपने कितनी ली है, यानी R1 इंटू R1 स्क्वायर।
ठीक है, चलो इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक ऐसे ही अब ये पता करना है कि बिंदु P2 पर जो ये अल्पांश अपन ने लिया है, इस अल्पांश द्वारा बिंदु O पर अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा। तो यानी इसी प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं, अब बिंदु P2 पर स्थित, ठीक है, अल्पांश द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो इसकी बात अपन करें तो ये अपने पास आ जाएगा dA2, और dA2 अपने पास कितना आ जाएगा, d ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गया। इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर समीकरण नंबर 2। चलिए यदि हम ये मान लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल में से n बल रेखाएं जो है वो गुजर रही हैं, यानी यदि कुल क्षेत्रफल से पारित, यदि कुल क्षेत्रफल से पारित बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या स्मॉल n हो तो, ठीक है, हमने ये मान लिया कि बल रेखाओं की संख्या कितनी है, स्मॉल n। तो अब ये पता करें कि ये तो कुल क्षेत्रफल से है, तो दोनों ही पृष्ठों के एकांक क्षेत्रफल से या इकाई क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। तो हम बोलेंगे अतः, एक एक करके बात करें पहले, तो बोलेंगे अतः पृष्ठ P1, पहले इसकी बात करें ना अपन, तो पृष्ठ P1 के एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ P1 के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, तो वो हमारे पास आ जाएगी। भाई आपको पता है कुल में से इतनी निकल रही हैं, तो इकाई के लिए हम जो है इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, पूरा क्षेत्रफल हो रहा है अपने पास, तो यहाँ लिख सकता हूँ n अपॉन वो वाला क्षेत्रफल अपने पास कितना है बताओ, d ओमेगा, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा R1 स्क्वायर, d ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर। कुल से इतनी थी तो इकाई के लिए ऐसे निकाल लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक की बात अपन ने कर ली। अब ठीक ऐसे ही मैं पृष्ठ P2 की बात करूँ तो हम बोलेंगे अतः, सेम आपको यही बात रिपीट करनी है कि अतः पृष्ठ P2 के, पूरा ऐसे कैसे लिखना है अपन को, पृष्ठ P2 के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और उसे हम लिख सकते हैं n अपॉन, अब यहाँ क्षेत्रफल कितना था, d ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों के लिए बल रेखाओं की संख्या हमने निकाल ली। इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बल रेखाओं के घनत्व के समानुपाती होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है, और जहाँ बल रेखाओं का घनत्व दुर्बल कम होता है, विरल होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होती है। तो यानी अगर मैं ये मान लूँ कि इस बिंदु P1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1, और इस बिंदु P2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, तो मतलब E1 जो होगा वो यहाँ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी एकांक क्षेत्रफल में से उसके समानुपाती होगा, और E2 जो होगा वो इस बिंदु P2 से जितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी उनके समानुपाती होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि E1 अपॉन E2 अगर अपन को निकालना हो तो पहले E1 की बात करें तो E1 इनके समानुपाती होगा, तो E1 के लिए हम बोलेंगे n अपॉन यहाँ आ जाएगा d ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर। ठीक है बात। और इसी प्रकार से अब यदि मैं E2 को इसके समानुपाती मान लूँ कि भाई E2 जो है वो इन बल रेखाओं के समानुपाती है, तो यहाँ से आएगा n, ठीक है, और बाकी चीज ऊपर चल जाएगी, तो इंटू लिख देंगे d ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। ठीक है, n से n कट जाएगा, दोनों ही अल्पांश समान कोण बनाने से कोण कट जाएगा अपने पास। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो E1 अपॉन E2 अपने पास आएगा वो आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि जो E1 है उसके लिए R1 नीचे आ रहा है और जो E2 था इसका R2 ऊपर आ रहा है। यानी इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था कि विद्युत बल रेखाओं के आधार पर अगर हमें ये दर्शाना हो कि तीव्रता किस प्रकार से दूरी पर निर्भर करती है तो वो हम यहाँ से समझा सकते हैं। और यहाँ से अब ये स्पष्ट हो जाता है हमारे पास कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु से दूरी बढ़ने पर
कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम इस धनावेश से दूर जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है या दुर्बल होती जाती है। और ये बात हमने जब बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तब भी बता दी थी। तब भी हमें पता है कि बिंदु आवेश के लिए जो सूत्र हमारे पास आया था वो आया था E बराबर KQ/R²। तब भी हमने यही कहा था कि यदि हम आवेश से दूर जाते जाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। तो इस प्रकार हम ये दर्शा सकते हैं या हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अभी तो अपने बात की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने निकाली थी उसकी अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको याद हो तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आई थी वो हमने निकाली थी E अक्ष बराबर होता है 2kP/r³। और जब हमने निरक्ष पर निकाली थी तो हम जानते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये अक्ष की तुलना में आधी होती है, तो वो हमारे पास आया था kP/r³। चलिए अब मैं आपसे कहूं कि मान लो हमें किसी ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो जो द्विध्रुव की न अक्ष पर स्थित हो और न ही निरक्ष पर, यानी जैसा कि हम आगे चलकर विभव भी ज्ञात करेंगे। तो यानी बिंदु किसी ऐसी स्थिति में दे रखा हो हमें जो न तो उसकी अक्ष पर स्थित हो और न उसकी निरक्ष पर, तो ऐसी स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक द्विध्रुव है इस तरह से, ठीक है। इसे मैंने कहा ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। बिंदु B पर स्थित है प्लस Q आवेश और बिंदु A पर स्थित है माइनस Q आवेश, ठीक है। अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस स्थिति में इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो हम सब जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ये ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अब मैं इसकी अलग अलग स्थिति लूँ। मान लो मैंने कहा कि इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, एक स्थिति हमने ऐसे बना दी और एक स्थिति हमने ऐसे बना दी। ये परस्पर दोनों ही 90 डिग्री कोण पर यानी परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैंने ये कहा कि ये जो स्थिति है ये है थीटा कोण पर, ठीक है। यहाँ तक इस वाली स्थिति को हमने नाम दे दिया, चलो थोड़ा सा इसको सही बना दें अपन। तो जो ये वाली स्थिति होगी इसको मतलब मैंने द्विध्रुव को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे घुमाने पर ये जो स्थिति आएगी एक तो ये वाली होगी, और एक इसको अगर मैं थोड़ा सा यूं घुमा दूं तो एक स्थिति ये बनेगी हमारे पास। तो चलो इस स्थिति को हमने नाम दे दिया A1 और B1 और इस स्थिति को मैंने नाम दे दिया A2 और B2, ठीक है। अच्छा चलो सबसे पहले यहाँ पर हमसे ये कहा कि हमारे पास कोई बिंदु है इधर इस तरह से, ये बिंदु P मैंने मान लिया, और ये बिंदु P जो है इस बिंदु O से जो अपने यहाँ लिया है इस बिंदु O से R दूरी पर स्थित है इस प्रकार से, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ये भी द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव की ही एक स्थिति है, लेकिन क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि ये जो बिंदु P है ये इस द्विध्रुव की स्थिति A2 B2 के लिए उसकी अक्ष पर है, ठीक है। यानी यहाँ की हम बात करें तो ये इसकी अक्ष पर आ गया बिंदु P जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब अक्ष पर आपको पता है यहाँ पर अपने पास कौन सा आवेश है प्लस Q, यहाँ पर कौन सा है माइनस Q, ऐसे यहाँ पे कौन सा है बताओ, ठीक है, यहाँ पर कौन सा है प्लस Q और यहाँ पे कौन सा है माइनस Q, ठीक है। तो ये क्योंकि अक्षीय स्थिति पर है और अक्षीय स्थिति पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जाना चाहिए। तो यानी हमने कहा ये होगा विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, इसको चलो मैंने नाम दे दिया E1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब यदि मैं द्विध्रुव की इस वाली स्थिति के लिए बात करूँ तो इस वाली स्थिति के लिए ये बिंदु इसके निरक्ष पर आ रहा है, भाई ये तो द्विध्रुव हो गया अपना, तो द्विध्रुव के ठीक मध्य में से होकर ऊर्ध्वाधर रेखा है ये, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि बिंदु पे इसकी निरक्षीय स्थिति पर है, और निरक्षीय स्थिति पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, माइनस से प्लस की तरफ यानी इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र किधर आना चाहिए, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। ये E1 था तो ये हमारे पास क्या आ गया E2,
ठीक है। अब ये भी मुझे पता है कि इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इन दोनों के ठीक बीच में यानी इधर की तरफ कहीं पे आएगा, जिसको मैंने ई नाम दे दिया। ई की बात करते हैं थोड़ी देर में, हमें ये ई ही ज्ञात करना है कि ये ई कितना होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात अपन ने कर ही ली। अब सुनो, ठीक है, यहाँ तक की बात करने के बाद मैं यूँ कह सकता हूँ, अब एक एक करके अगर मैं इस द्विध्रुव आघूर्ण के घटक करना चाहूँ अब, तो इसके दो घटक मुझे प्राप्त होंगे। एक घटक आएगा इधर की तरफ यानी A2 B2 के लिए, और एक घटक आएगा इधर की तरफ यानी कि A1 B1 के लिए। हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा हो वो घटक सदैव कॉस वाला होता है, यानी इधर की तरफ जो घटक आएगा इसका P का, वो तो आएगा मेरे पास कौन सा बताइए, P cos थीटा। ठीक है, और इधर की तरफ जो घटक आएगा वो आएगा P sin थीटा। तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण के इस वाले घटक के कारण प्राप्त होगा, और निरक्षीय स्थिति में मुझे जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो द्विध्रुव के इस वाले घटक के कारण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इसी से शुरुआत करें। तो यहाँ लिखा मैंने द्विध्रुव की, ठीक है, द्विध्रुव की स्थिति, पहले हम बात कर रहे हैं अक्षीय वाली, तो स्थिति A2 B2 के लिए, A2 B2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी हो तो ये मैं लिख सकता हूं E1 बराबर, क्योंकि आपने कहा ये इसकी अक्षीय स्थिति में है, और अक्ष पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है 2kp/r³, लेकिन P का कौन सा वाला घटक लेंगे अपन, ये वाला, क्योंकि अक्ष पर ये वाला घटक आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2kp cos थीटा, और अपोन में क्या जाएगा बताइए, r²। r² लिखोगे r³ लिखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r³ आएगी, 2kp cos थीटा अपॉन r³। चलिए इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं स्थिति A1 B1 के लिए, यानी इसके लिए। तो अब हम क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे द्विध्रुव की दूसरी जो स्थिति है हमारे पास, स्थिति A1 B1 के लिए, A1 B1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब इसके लिए बात करें तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला जो मान आएगा वो द्विध्रुव के इस वाले घटक के कारण आएगा। और दूसरी बात आपने कहा कि ये स्थिति इसकी निरक्षीय स्थिति है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं E2 बराबर मेरे पास आएगा kp sin थीटा, और अपोन में क्या लिखेंगे अपन, r³। ठीक है, ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। चलो मैंने दोनों घटकों के लिए E1 E2 के मान निकाल लिए, हमें ज्ञात क्या करना है, ये E, तो हम बोलेंगे अतः बिंदु P पर, ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो E बराबर मेरे पास आ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, वैसे आपको अगर सदिश रूप में लिखना हो, जैसा कि अपन पढ़ते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, और वो अपने पास क्या होता है, E बराबर अंडर रूट हम लिखेंगे E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। चलो उसी से निकाल लेते हैं अपन। तो लिखा मैंने E बराबर, यहाँ पे आएगा E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस स्थिति में थीटा का मान कितना है, पहले तो थीटा किस किस के बीच का कोण है, E1 और E2 के बीच का, और E1 और E2 के बीच कोण ये दिख रहा है अपन को कितना है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ कहा कि थीटा का मान तो कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 का मान 0, यानी ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा E बराबर अंडर रूट में E1² प्लस E2²। E1 का मान वो रहा और E2 का मान वो रहा। चलो दोनों मान हम यहाँ ला के रख दें, तो E बराबर मिलेगा अंडर रूट, पहले उसकी बात करें तो यहाँ लिखेंगे 2kp cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, और प्लस अब उसका मान रखें E2 का, तो यहाँ पे आएगा kp sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों के मान लिख दिए यहाँ पर। अब आगे की बात करें, देखो r³ का स्क्वायर और r³ का स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में से,
और यहाँ से केपी का स्क्वायर और केपी का स्क्वायर तो ये भी कॉमन आएगा, तो रूट से बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, रूट से बाहर निकल जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। अब इतना अगर मैं रूट से बाहर निकाल दूंगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बताओ क्या, 4, 2 का स्क्वायर ना, तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा हमारे पास ये साइन थीटा, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं के पी अपॉन आर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से ये बन जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में चल रहा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सब जानते हो, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो अगर इस पद को मैं 1 कर देता हूं तो अब हमारे पास आएगा ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब, और यहां हम लिख देंगे अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया 1 प्लस ये वाला पद बचेगा तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है विद्युत द्विध्रुव के लिए किसी ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान जो न तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हो और जो न द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर हो। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं।